नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट F-35 को लेके है। अब बीच बीच में ऐसे खबर आते रहते हैं कि शायद भारत को यूनाइटेड स्टेट की तरफ से F-35 को ऑफ़र किया जाने वाला है और इसके कई अलग तर्क भी दिए जाते हैं, जिसमें सबसे बड़ा तर्क ये होता है कि अभी चाइना के साथ पावर को बैलेंस करने के लिए यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी F-35 को भारत को ऑफ़र किया जा सकता है। और जब से एरो इंडिया 2023 में यूनाइटेड स्टेट की तरफ से अपनी F-35 को भारत में डिस्प्ले किया गया था, तब से अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि शायद भारत को F-35 को ऑफ़र किया जाने वाला है और इसी वजह से F-35 को प्रमोशन के लिए भारत में लाया गया था। और रिसेंटली चाइना की तरफ से FC-31 को पाकिस्तान को बेचने की बात सुनने के बाद या टर्की के साथ कान फाइटर जेट को पाकिस्तान की तरफ से को प्रोड्यूस करने की बात सुनने के बाद ऐसा खबर सामने आने लगा था कि अभी भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट के साथ F-35 को खरीदने के लिए बातचीत किया जा सकता है। लेकिन अभी इस बात पर फाइनली एक फुल स्टॉप लगाया जा चुका है। सबसे पहली बात तो ये है कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तक कभी भी नहीं बताया गया था कि वो यूनाइटेड स्टेट से F-35 को खरीदने के लिए बातचीत करने वाले हैं। इसके बाद अब यूनाइटेड स्टेट की तरफ से बात कंफर्म किया जा रहा है, खास करके लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कंफर्म किया गया कि अभी के लिए F-35 को भारत को ऑफ़र नहीं किया जा रहा और इसको ऑफ़र करने का कोई प्लान भी नहीं है। और अभी बस F-21 को भारत को ऑफ़र कर रहे हैं, जो कि F-16 का एक हाईली मॉडिफाइड वेरिएंट है और इसे अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में भारत को ऑफ़र किया जा रहा है। लेकिन बाकी अगर बात रही F-35 को भारत को ऑफ़र करने की, तो फिलहाल ऐसा कोई भी प्लान नहीं किया गया है। तो जितने भी खबर सामने आ रहे थे कि भारत को F-35 मिलने वाला है, फिर भारत F-35 खरीदने वाला है या फिर यूनाइटेड स्टेट भारत को F-35 को ऑफ़र करने वाला है, तो ये सारे के सारे खबर झूठी साबित हो चुके हैं। अगला अपडेट भी 5th जनरेशन फाइटर जेट को लेके, लेकिन दुख की बात यह कि यहाँ पर भी भारत को कुछ खास मिलने वाला नहीं है। तो रिसेंटली रशिया की तरफ से भारत को एक बहुत ही बढ़िया ऑफर दिया गया था, जिसमें रशिया की तरफ से अपनी Su-75 को TOD के साथ भारत में मैन्युफैक्चर करने का प्रस्ताव दिया गया था और भारत में इसकी जो प्रोडक्शन लाइन बनने वाली थी, वहाँ पर बनाए जाने वाले Su-75 को भारत की रिक्वायरमेंट पूरा होने के बाद बाहर देशों को एक्सपोर्ट करने का प्लान भी रखा गया था। और इसके लिए वो भारत के साथ एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करना चाहते थे कि अगर भारत मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर को कैंसिल करके उसकी जगह पर Su-75 को खरीदता है, तो Su-75 की कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन को भारत में एस्टेब्लिश करने का ऑफर सुखोई की तरफ से दिया गया था। और अभी जो सुखोई का प्रोडक्शन लाइन भारत में मौजूद है, वहीं पर इनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता था और ब्रह्मोस की तरह हम इसको भारत में मैन्युफैक्चर करके इस्तेमाल और एक्सपोर्ट कर सकते थे। और ये एक बढ़िया मौका था जहां पर भारत एक लो कॉस्ट 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल कर सकता था, जो कि अभी मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की टेंडर में ऑफर किए गए 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट के मुकाबले हमको काफ़ी सस्ता भी पड़ने वाला था। लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स की एक ऑफिशियल की तरफ से बात बताया गया कि इस प्रपोजल को फिलहाल सीरियसली कंसिडर नहीं किया जा रहा है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से इसकी कुछ खास कारण भी बताए गए थे। पहला कारण ये बताया गया कि Su-75 के साथ जाना अभी भारत के लिए फाइनेंशियली वैल्यूएबल नहीं होने वाला, क्योंकि अभी तक ये जो जेट है ये पूरी तरीके से बना नहीं है और खुद रशियन एयरफोर्स में इसको इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है और इसको रशिया की तरफ से सिर्फ एक्सपोर्ट करने के लिए बनाया गया। तो इसकी कैपेबिलिटीज को लेकर सवाल किया जा रहा है कि अगर खुद रशिया इसको इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो इसकी कैपेबिलिटीज क्या होगा। और बताया जा रहा है कि अभी हम अगर इसको खरीदते हैं और इसको भारत में बनाते भी हैं, तो हमारे ऊपर काफ़ी सारे फाइनेंशियल बर्डन भी आ सकते हैं, क्योंकि अभी तक इसका कोई भी कस्टमर नहीं है और अगर भारत इसको खरीदता है तो भारत इसका पहला कस्टमर बनने वाला है। साथ ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग और डेवलपमेंट का भी खर्चा भारत के ऊपर आ सकता है, जो कि फाइनेंशियली भारत के ऊपर बर्डन को क्रिएट कर सकता है। जबकि अभी तक रशिया की तरफ से भारत को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए नहीं कहा गया, वो सिर्फ इसको एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर भारत को ऑफर कर रहे हैं, जिसमें वो हमें इनकी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के साथ साथ इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग को भारत को ऑफर कर रहे हैं, जबकि इसका जो डेवलपमेंट कॉस्ट होगा वो रशिया का होने वाला है। अब फिलहाल ये गैम्बल की तरह होने वाला है, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट अभी पूरी तरीके से नहीं बना है। अगर अभी भारत रशिया की ऑफर को कंसीडर करता है और सब कुछ सही चलता है और रशिया इसको टाइम पर डेवलप कर लेता है, तो ये भारत के लिए फायदेमंद सौदा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो इसमें भारत को नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है और पैसा और टाइम दोनों बर्बाद हो सकता है। इसी वजह से
इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अब इस पर फोकस नहीं किया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ ही एक 5th जनरेशन फाइटर जेट को जल्दी से जल्दी हासिल करने का जो उम्मीद भारत के पास था वो धीरे धीरे दूर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभी Su-75 के बाद हमारे पास कोई इमीडिएट 5th जनरेशन फाइटर जेट की अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है जिसको हम चाहकर इमीडिएटली खरीद सकते हैं, जबकि हमारे दोनों दुश्मन देश चाइना और पाकिस्तान हमसे पहले अभी 5th जनरेशन फाइटर जेट को हासिल करने वाले हैं। अगला अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, और अभी हम इंडियन एयरफोर्स की हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के बारे में बात करने वाले हैं। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स का मेजर हैवी ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो वो C-17 और IL-76 एयरक्राफ्ट है। इनमें से IL-76 MD एयरक्राफ्ट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 1983 से लेकर 1988 के बीच इनको ऑर्डर किया गया था, और कुल मिलाकर इस दौरान 17 IL-76 MD एयरक्राफ्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ऑर्डर को प्लेस किया गया था। इसके बाद इंडियन एयरफोर्स की तरफ से 2003 से लेकर 2008 के बीच 6 IL-78 और A500 फाल्कन एवेक्स को भी खरीदा गया था, जो कि सेम IL-76 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड थे, लेकिन ये IL-76 के थोड़े मॉडर्नाइज वेरिएंट थे, और इनमें PS-90 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाता था जो कि बेहतर पावर और फ्यूल एफिशिएंसी को प्रोवाइड करते थे, और PS-90 सीरीज के इंजन को बाकी इंजन के मुकाबले कम मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती थी। लेकिन हमारे जो पुराने 17 IL-76 MD एयरक्राफ्ट थे उसमें सोवियत ओरिजिन D30 KP-1 इंजन का इस्तेमाल किया जाता था, जो कि बार बार मेंटेनेंस खोजते रहते थे, और अभी इनकी मेंटेनेंस भारत के लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर चुकी है। इसी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी 17 पुरानी IL-76 को अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, जिसमें इनको मॉडर्न एवियोनिक्स के साथ अपग्रेड करने का फैसला किया गया था, और साथ ही इनकी जो इंजन था उसको बदलने का प्लान किया गया था। इसको लेके अभी रशिया की तरफ से भारत को मदद करने का ऑफर किया जा रहा है, जिसमें रशिया की तरफ से अभी अपनी लेटेस्ट PS-90 सीरीज के इंजन को IL-76 MD एयरक्राफ्ट के लिए ऑफर किया जा रहा है, और अगर भारत इस डील को अप्रूव करता है तो हमारे पुराने 17 IL-76 एयरक्राफ्ट को नई जिंदगी मिल सकती है, वरना इनको जल्दी ही रिटायर करने के बारे में सोचा जा रहा था। अगला अपडेट टाटा की WHEV व्हीकल को लेके। जब भी WHEV व्हीकल की बात आती है तो यूनाइटेड स्टेट में स्ट्राइकर व्हीकल और WHEV व्हीकल के बीच हेड टू हेड कंपैरिजन होना स्टार्ट हो जाता है, और कहीं ना कहीं हम स्ट्राइकर व्हीकल को खरीद कर WHEV व्हीकल के साथ पार्शलिटी कर रहे हैं, ऐसा हर एक डिफेंस लवर की तरफ से बताया जाता है। लेकिन फिर भी आर्मी की तरफ से भी स्ट्राइकर व्हीकल को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, जिस पर हम कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन वहीं पर जब इंडियन आर्मी की सभी ट्रायल को पूरा करने के बाद भी आर्मी की तरफ से WHEV व्हीकल की मास ऑर्डर नहीं किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ अभी WHEV व्हीकल को एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलना चालू हो चुका है, और अभी मोरक्को की तरफ से टाटा ग्रुप के साथ 150 के आसपास WHEV व्हीकल को खरीदने के लिए डील को साइन किया जा चुका, जिसके चलते टाटा ग्रुप की तरफ से भी मोरक्को में एक WHEV व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को ओपन किया जाने वाला है, जहां पर WHEV व्हीकल की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है और इनको मोरक्कन फोर्सेस को डिलीवर किया जाने वाला है। ये पहली बार है जब भारत की तरफ से डेवलप किए गए या DRDO की तरफ से डेवलप किए गए किसी आर्म्ड व्हीकल को किसी फॉरेन कंट्री की तरफ से इतनी बड़ी मात्रा में ऑर्डर किया जा रहा है। वैसे पहले से ही DRDO की तरफ से बताया गया था कि WHEV व्हीकल वर्ल्ड स्टैंडर्ड का व्हीकल है, जो कि इस सेगमेंट में दुनिया में अवेलेबल बाकी किसी भी अल्टरनेटिव के मुकाबले बेहतर परफॉर्मेंस को प्रोवाइड करने वाला है, और साथ ही ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होने वाला है। टाटा की तरफ से बताया जा रहा है कि मोरक्को में जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया जाने वाला है उसको 1 साल के अंदर वो एक्टिव कर सकते हैं, और वहाँ पर नेक्स्ट 18 महीने के अंदर ही पहली WHEV व्हीकल को बनाकर मोरक्कन फोर्सेस को हैंडओवर करने की बात की गई है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से है, और डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से भी एक फ्रेश RFI को इशू किया गया, जिसमें इंडियन आर्मी के लिए 198 व्हील्ड आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल को खरीदने की बात की गई है। इसमें जो 198 व्हीकल खरीदे जाने वाला है इनको बाय इंडियन कैटेगरी या IDDM कैटेगरी के अंदर खरीदा जाने वाला है, और इनको मेनली पंजाब और राजस्थान की सेक्टर में डिप्लॉय करने के लिए खरीदा जा रहा है। तो अभी उसी हिसाब से इनको डिजाइन करने के लिए RFI में मेंशन किया गया है। इनको मेनली हाईली मोबाइल रिकॉनेंस और सपोर्ट व्हीकल के तौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला है, लेकिन इनमें अच्छा खासा फायर पावर भी होने की बात की गई है। इसमें प्राइमरी एक व्हीकल माउंटेड एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल लॉन्चर होने के साथ साथ इसमें एक सेकेंडरी मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम होने की बात भी की गई है। जो प्राइमरी एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होने वाली है एक फायर एंड फॉरगेट टाइप की
एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल होना चाहिए जिसकी रेंज 500 मीटर से लेके 4 किलोमीटर तक होना चाहिए। और इसके अलावा इस व्हीकल में एक 30 mm का कैनन और एक सेकेंडरी 7.62 mm की मशीन गन के साथ साथ रिमोट कंट्रोल वेपन स्टेशन भी होना चाहिए। फिलहाल इसमें इंडिजिनस सिस्टम को प्रेफरेंस दिया जाने वाला है, तो इसमें अभी टाटा की WHV व्हीकल, महिंद्रा की WHV व्हीकल और कल्याणी ग्रुप के कुछ व्हीकल पार्टिसिपेट करने की उम्मीद किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जिस भी वेंडर की व्हीकल को इसमें सिलेक्ट किया जाएगा उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 4 साल के अंदर इन व्हीकल को आर्मी को डिलीवर करना पड़ेगा। वैसे ये प्रोजेक्ट काफ़ी डिले हो चुका है, जिसे इनिशियली जून 2020 के आसपास इशू होना था, लेकिन इसको अभी इशू किया जा रहा है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।